बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 को हम स्टडी कर रहे थे और इसकी ब्रांचेस को हमने पढ़ रहे थे। इसमें हाफ जो थी ब्रांचेस वो हमने पिछले लेक्चर में अपने स्टडी कर ली थी। अब उससे जो नेक्स्ट है उनको आज हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है इट्स कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि एम्ब्रियो कहते किसे हैं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जब स्पर्म्स और एग मिलते हैं तो उनके मिलने से जो हमारे पास एग बनेगा उसको हम फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट का नाम देते हैं। अब इस जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग से इसके अंदर डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट से एक पूरा नया जानदार आपके पास बनेगा। तो इस फर्टिलाइज्ड एग से या जाइगोट से लेकर जो जो प्रोसेस या जो जो डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे एक ऑर्गेनिज्म बनने तक के, उन सारों को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। मतलब कि हम ये समझेंगे कि एक एग से एक जाइगोट से पूरा जानदार कैसे बना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी का नाम देंगे। तो डेफिनेशन हमारे पास बन जाएगी कि इसमें हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से एक होल ऑर्गेनिज्म बनने तक के जो प्रोसेस को स्टडी करने को हम क्या नाम देंगे? एम्ब्रियोलॉजी। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा से बता देता हूँ, फर्टिलाइज्ड एग से एक मुकम्मल जानदार बनने तक के जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, जो भी स्टेप होंगे, उनको स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम ये भी स्टडी करेंगे कि डिफरेंट बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, बॉडी में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो हम ये भी स्टडी करेंगे कि टिश्यू और ऑर्गन्स कैसे बने। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये स्टूडेंट्स बन जाएगी ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जानदारों में या पेरेंट्स से बच्चों के अंदर खसूसियात का मुंतकिल होना। खसूसियात क्या है? जिसको हम विरासत भी कहते हैं। बहुत सारी जो आदतें हैं वो पेरेंट्स से आगे उनके बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं या वो सेम होती हैं। अब वो कैसे आती हैं? वो थ्रू जीन्स आती हैं, थ्रू जेनेटिक्स आती हैं। तो इसको स्टडी करने को हम क्या नाम देंगे? जेनेटिक्स का नाम। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको स्टडी करने को हम जेनेटिक्स का नाम देंगे। अब जेनेटिक्स के अंदर हम मुख्तलिफ जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं इनको भी हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक डिजीज़ आप कह लें कि इनको भी हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। फिर जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज़ हैं वो कैसे बनती हैं, वो भी हम जेनेटिक्स के अंदर ही स्टडी करेंगे, ये जो वेरिएशन जिसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डेफिनेशन है पैलियोनटोलॉजी। अब पैलियोनटोलॉजी बेसिकली कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ फॉसिल्स। तो ये आपकी बुक के अंदर मेंशन ही, मैं इसको आपको मेंशन कर देता हूँ। फॉसिल्स कहते हैं हम किस चीज़ को हैं? दीज आर द डेड remains of plants and animals। मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स की जो बाकियात हैं, रिमेन्स, रिमेन्स कहते हैं बाकियात को, जो बची खुची चीज़ें हैं, इसको स्टडी, इसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। और फिर इस फॉसिल्स को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? पैलियोनटोलॉजी का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है डायनासोर की। अब डायनासोर क्या था? एक रेप्टाइल था और ये एक बहुत बड़ा रेप्टाइल था, जायंट किस्म का रेप्टाइल था। लेकिन जस्ट इसको हम अब मूवीज़ के अंदर या डिफरेंट कार्टून्स वगैरह के अंदर देख सकते हैं, रियल के अंदर ये अभी मौजूद है। लेकिन हमने ये कैसे इमेजिन किया कि ये ऐसा था या इसका स्ट्रक्चर ऐसा था? ये जब हमें इसके फॉसिल्स मिले। तो फॉसिल्स की स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं? पैलियोनटोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है टेक्सोनोमी। अब ये डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है, इसको मैं अक्सर बच्चों से कहता होता हूँ कि ये जो टेक्सो या टेक्स का वर्ड है, इसको आपने याद रखना जैसे हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं। अच्छा, अभी जो टेक्स्ट मैसेज होता है ये क्या होता है? ये लिख के होता है कि लिख के आप किसी को कोई अपना पैगाम जो है वो
भेज रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखने वाला ही काम करेंगे। तो लेकिन क्यों लिखेंगे? इसके अंदर टेक्सोनोमी हम कहते हैं क्लासिफिकेशन और ऑफ ऑर्गेनिज्म, के जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, उनकी क्लासेस को बना लेना या क्लासेस को लिख लेना। अब ये जो क्लासिफिकेशन से मुराद क्या है कि जानदार बहुत सारे दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। अब इतने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को याद रखना या उनकी स्पीशीज को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम अपनी आसानी के लिए ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। अब ये डिवीजन हम किस तरह से करेंगे? ये हम डिवीजन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। हम ये देखेंगे कि इनमें एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं, जो एक जैसे होंगे उन्हें एक जैसे ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और जिनके अंदर डिफरेंसेस होंगे, जिनके अंदर फ़र्क होगा, उनको अलग-अलग ग्रुप के अंदर हम रख देंगे। जैसे बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है चिड़िया, फिर दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो पिजन, जिसे हम कबूतर का नाम देते हैं। तो अब दोनों का ग्रुप क्या होगा? सेम। दोनों क्या हैं? बर्ड्स। अब बर्ड्स मीन ये बर्ड्स क्या नाम दे मिल गया, एक इनको एक ग्रुप का नाम मिल गया। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे ये बर्ड्स हैं, दूसरे हमारे पास क्या आ जाते हैं? मैमल्स। अब ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट, तो दोनों अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर होंगे। ठीक है, तो आई होप कि जनरल थोड़ा सा इसको आगे चल के जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ आती जाएंगी कि इसका मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि इनमें मुश्तरका चीज़ें कौन सी हैं और डिफरेंस इनमें कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो वर्ड है वो अपने इकोसिस्टम से याद रखना है। अब जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हम इन्वायरमेंट को बोलते हैं, या उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम कहते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास ये डेफिनेशन बनेगी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो जानदारों को स्टडी करना, ऐसे जानदारों को उनके माहौल के हवाले से। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, जानदारों के बारे में स्टडी करना या जानदारों का रिलेशनशिप स्टडी करना उनके माहौल के साथ, जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। इसमें आगे चल के जब आप मज़ीद चीज़ों को स्टडी करेंगे तो इसमें फिर एवोल्यूशन भी आ जाता है, जिसके थ्रू हम जानदारों की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जानदार कब आया, सबसे पहले जब आया तब इसके अंदर क्या चीज़ें थीं, और जब इस वक्त जो मौजूद है ये मॉडर्न फॉर्म के अंदर या लेटेस्ट फॉर्म के अंदर क्या इसके अंदर डेवलपमेंट, क्या चेंजिंग्स आई हैं। इन सारी चीज़ों को हम इकोलॉजी के अंदर, और उसके ऊपर ये जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजिंग्स कुछ आई हैं उसके ऊपर क्या इन्वायरमेंट का कोई असर है, क्या उसके इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऊपर ये चेंजिंग्स आई हैं उसकी बॉडी के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन डियर स्टूडेंट्स, हम ओशंस को, समुद्रों को कहते हैं। तो जितनी भी लाइफ जो है वो ओशंस के अंदर पाई जाती है, लाइफ इन ओशन, इसको स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं? मेरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, या ओशंस लाइफ भी आप कह सकते हैं। तो समुद्रों में पाई जाने वाली जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ जो है उसको स्टडी करने को हम मरीन बायोलॉजी। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ओशंस के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो इसको हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ ओशंस का नाम दे सकते हैं। इसमें ये हम चीज़ स्टडी करते हैं। फिर इसके अंदर हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो कौन सी आई हैं एक ओशन, एक समुंदर के अंदर, या जो पुरानी स्पीशीज़ थी उनका क्या बना। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं? मेरीन। मतलब टोटल हमने इसमें समुंदर के हवाले से या उसमें पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही स्टडी करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है पैथोलॉजी। तो पैथो का जो वर्ड है ये डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, या डिजीज़ फैलाने वाली चीज़ों के बारे में इस्तेमाल होता है। तो स्टडी ऑफ डिजीज़, अब डिजीज़ को स्टडी करना, किसी बीमारी को स्टडी करने को हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब जब हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ों का पता होना चाहिए? हमें उस डिजीज़ की वजह पता होनी चाहिए कि ये जो डिज़ीज़ है किस किस वजह से होती है। फिर इसके साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि ये जो डिज़ीज़ है जिस बंदे को या जिस पर्सन्स को हो जाएगी उसके अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट्स, क्या क्या चेंजिंग्स या क्या क्या नुकसानात हैं, ये सारा हम इसके अंदर स्टडी ऑफ डिज़ीज़ एंड देयर काजेज़ एंड देयर
इफ़ेक्ट्स को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी को स्टडी करने का जो एक मकसद है, ये हमें हेल्प करती है। किन चीज़ों में डियर स्टूडेंट्स ये हमें हेल्प करती है? डायग्नोज़ करने में। किस चीज़ को डायग्नोज़ करने में? डिज़ीज़ को। डायग्नोज़ करना कहते हैं तशख़ीस करना, पता लगाना कि ये बीमारी कैसे हुई। जब हमें कॉज़ेज़ का पता होगा या हमें पता होगा कि ये इस वजह से हुई है, तो हमें इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर हम इसकी प्रिवेंशंस को भी तय कर सकते हैं, या प्रिवेंशन बनाने में हमें हेल्प करता है पैथोलॉजी। और फिर इसके साथ-साथ ये किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। बड़ा सिंपल सा है, अगर हमें कॉज़ेज़ और इफ़ेक्ट्स का पता होगा कि इसने अच्छा ये बीमारी हो गई है अब, तो इसने अब करना क्या है, ये नुकसान क्या पहुँचाएगी, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम उसका इलाज कर सकें। क्योंकि हमें पता है कि ये हुई किस वजह से और इसका आगे चल के इफ़ेक्ट क्या होगा, फिर उसको कंट्रोल करना या ट्रीट उसका करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इम्यून सिस्टम को या इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं? इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम है क्या? ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो बाहर से आने वाले जरासीम्स को, बैक्टीरिया को या वायरस को खुदकार सिस्टम के तहत उनके साथ मुकाबला करता है और उन्हें किल करता है। तो इसका बेसिक जो रोल है, या इसका जो आप कह लें कि जो फंक्शन होता है, वो हमारी बॉडी में क्या होता है? रोल होता है इसका अगेंस्ट डिजीज़ काम करना। मतलब कोई भी जो बीमारी है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी बीमारी होती है वो किसी वायरस या बैक्टीरियल अटैक की वजह से होती है ना, वो हमारी बॉडी में आएँगे तो हमारी बॉडी को ख़राब करेंगे ना। तो इम्यून सिस्टम खुद पहले उनसे लड़ता है, तो उन्हें भगाने की या उन्हें किल करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो ये जो स्टडी है हमारे इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इसको समझने को हम इम्यूनोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा फार्माकोलॉजी। अब इसको आप फार्मेसी से याद रख सकते हैं, जैसे कि फार्मेसी में क्या होता है? मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं। तो जब आप फार्मेसी में जाते हैं ना कोई मेडिसिन लेने, कोई ड्रग्स लेने, दवाई लेने, तो आप जब उस कई दफ़ा क्या होता है, हम डॉक्टर्स को चेक भी नहीं करवाते, तो हम हल्का-फुल्का बुखार हो, ज़ुकाम हो, तो हम उसके जाके अलामतें बताएँगे, तो वो जो फार्माकोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा होगा, वो आपको उस बीमारी से रेलेवेंट जो भी ड्रग्स अवेलेबल होंगे उनके पास, वो आपको रेफ़र कर देगा। तो अब ये जो ड्रग्स हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं या इसके असरात क्या हैं, ये किन डिज़ीज़ के अंदर हम दे सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन बॉडी। डियर स्टूडेंट, इसमें बड़ा अहम ये चीज़ है कि जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होगा, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट का नाम भी देते हैं कि क्या इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या इसके नुकसानात। तो ये अगर आपको चीज़ें पता होंगी, तो फिर आपके लिए वो जो मेडिसिन यूज़ करना है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को स्टडी करने को हम क्या नाम देते हैं? फार्माकोलॉजी। इसमें हम डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ हैं, उसमें कौन-सी ड्रग यूज़ होती है, इस तरह की चीज़ों को, वैक्सीन्स को, एंटीबायोटिक्स को, जैसे कि अगर मैं इधर एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, इसमें जैसे कि हमें ये पता होता है कि कौन-सा जो एंटीबायोटिक्स है, वो बैक्टीरिया को क्या करेगा? किल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या इस बीमारी के खिलाफ हम ये वाला एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं।